बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम नेक्स्ट C++ लैंग्वेज के कुछ मज़ीद टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं जो है कनेक्ट करती जाऊँ पिछले लेक्चर्स से कि हम लोगों ने कमेंट्स ऐड करना सीखा था, ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। तो हम उसके हवाले से एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, लाइक आई विल राइट सम कमेंट्स ऑन स्क्रीन इन C++ लैंग्वेज टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगी कि उसमें से जो वैलिड कमेंट कौन सा है, यानी कौन सा कमेंट करेक्ट है। तो लेट अस स्टार्ट टाइपिंग। तो ये डिफरेंट कमेंट्स की एग्जांपल मैं लिख रही हूँ। उसके बाद ये टाइप करने के बाद आई विल जस्ट टेल यू कि कौन सा इनमें से जो है ना वैलिड कमेंट है, यानी किस कमेंट को हम यूज़ करके ईजीली किसी भी प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स जो हैं, सिंगल लाइन मल्टी लाइन कमेंट्स जो हैं, हम ऐड कर सकते हैं। अगली एग्जांपल है स्टैटिक कमेंट गोज हियर, हियर स्लैश, उसके बाद आगे नेक्स्ट में कमेंट गोज हियर, हियर स्टैटिक। जी, ये कुछ कमेंट्स की एग्जांपल मैंने स्क्रीन पे लिखी हैं। अब मैं आपको यहाँ पर बताते चलूँ कि जो हमने कमेंट्स ऐड किए थे उसमें आपके पास हमने कौन कौन से कमेंट्स पढ़े थे, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट्स। यानी आपके पास अगर कमेंट एक ही लाइन पे अगर आपने देना है तो वो उसके लिए हम कहेंगे सिंगल लाइन कमेंट, और अगर वो एक से ज़्यादा लाइन्स को कंटिन्यू कर रहा है देन इट विल बी कॉल्ड द मल्टी लाइन कमेंट्स। जी, सिंगल लाइन कमेंट की मैं फिर से आपको रिवाइज कराते चलूँ। सिंगल लाइन कमेंट में आपके पास होता है डबल स्लैशेस स्टार्टिंग में भी, ठीक है, और एंड पर भी आपके पास डबल स्लैशेस, यानी इन दो डबल स्लैशेस के अंदर आप कमेंट लिखते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिंगल स्लैश कमेंट और सिंगल लाइन कमेंट, सॉरी। और मल्टी लाइन कमेंट है आपके पास जो स्टार्ट होता है स्लैश के साथ और स्टैरिक के साथ, ठीक है, और एंड भी आपके पास स्टैरिक और स्लैश। ये उसका वैलिड फॉर्मेट है कमेंट्स लिखने का। अब ये दोनों मैंने यहाँ पर लाइन नंबर 8 और 9 पे लिखे हैं। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि 1 to 7 लाइन्स के अंदर जो कमेंट्स हैं उनमें से कौन सा कमेंट जो है वो करेक्ट है। तो फर्स्ट हम देखें, फर्स्ट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज क्योंकि फर्स्ट में सिर्फ स्टैरिक दिया गया है, स्लैश नहीं है आपके पास, ठीक है। सेकंड कमेंट जो है वो भी आपके पास करेक्ट नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल स्लैश है, और सिंगल स्लैश मल्टी लाइन कमेंट में यूज़ होती है लेकिन स्टैरिक के साथ, ठीक है। तो वो आपके पास वैलिड नहीं है, यानी ये इसको कोई इंटरप्रेट नहीं करेगा, कुछ भी नहीं, बल्कि हो सकता है कि आपको एरर दे दे। इस तरह अगर आप वैलिड कमेंट इनवैलिड कमेंट लिखते हैं, जिस तरह से लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 1 के अंदर लिखा हुआ है। फिर आता है लाइन नंबर 3, ये तो टोटली रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, और परसेंटेज सिंबल इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द सिंटैक्स ऑफ एडिंग कमेंट्स इन C++ लैंग्वेज। तो परसेंटेज का सिंबल, ये स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं होता, तो ये कमेंट भी ठीक नहीं है आपके पास। और उससे अगला है कमेंट गोज़ हेयर। जी, अब ये लाइन नंबर 4 पे और 5 पे जो कंटिन्यू कर रहा है, देखिए ये एक वैलिड कमेंट है। ये किस तरह से एक वैलिड कमेंट है, क्योंकि इसमें स्लैश के बाद स्टार, फिर कमेंट, ठीक है, और कमेंट जो है वो एक से ज़्यादा लाइन को कंटिन्यू कर रहा है, स्टैरिक और फिर स्लैश। तो ये जो आपके पास 4-5 लाइन पे लिखा हुआ है कमेंट, ये एक वैलिड कमेंट है। क्योंकि ये मल्टी लाइन कमेंट्स की जो सिंटैक्स है, जो फॉर्मेट है, उसको अच्छी तरह से फॉलो कर रहा है, ठीक है। और हमने ये भी देखना है ना कि ये मल्टी लाइन है, तो ये इट कंटेन्स मोर देन 1 लाइन, ठीक है, इट इज़ कंटिन्यूड टू मोर देन 1 लाइन। तो यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है आपके पास, ये आपके पास लाइन 2 लाइन्स पर जा रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है, इसका फॉर्मेट भी कंप्लीट है, यानी स्लैश और स्टार्ट में भी है, और स्टार और स्लैश एंड पे भी है। उसके बाद नेक्स्ट है लाइन नंबर 7 पे। देखें लाइन नंबर 7 पे जो कमेंट्स है दैट इज़ नॉट वैलिड। क्योंकि स्टार्टिंग में तो फॉर्मेट दिया गया है, यानी स्लैश और स्टैरिक है, लेकिन एंडिंग क्लोजिंग इसकी जो है वो स्टैरिक से नहीं हो रही, यानी प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है। फिर उसके बाद देखिए लाइन नंबर 8 पे आपके पास, लाइन नंबर 1 पे डबल
स्लैश और फिर स्टार। यानी ये जो फर्स्ट पोर्शन है ये बता रहा है, इसको देख के लगता है कि ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, और जो लास्ट फॉर्मेट है स्टैरिक और स्लैश, ये बता रही है, इसको देख के लगता है कि ये एक मल्टी लाइन कमेंट है। तो इट इज़ मेकिंग अस कंफ्यूज। तो ये कमेंट जो है दिस इज़ नॉट करेक्ट। तो ऑल कंपेयरिंग ऑल दीज कमेंट्स, ओनली लाइन नंबर 4 कमेंट, ठीक है, विच इज़ बीइंग कंटिन्यूड ऑन लाइन नंबर 5 इज़ द करेक्ट कमेंट, इज़ द करेक्ट format to write a comment in C++ language. So this was an activity to find out, to recognize, to differentiate, ठीक है, to differentiate easily the correct style of comments, the correct font of comment. I hope so this video will be very helpful कि इससे आपको जो है ना कमेंट रिकग्नाइज़ करना, कमेंट ऐड करना आ गया होगा जब आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं एक एक्टिविटी बेस पर, और उसमें से आप रिकग्नाइज़ कर लें। ठीक है, हमेशा याद रखें कि सिंगल लाइन कमेंट के लिए 2 स्लैश स्टार्टिंग और एंड पे, और डबल लाइन मल्टी लाइन कमेंट के लिए स्टार स्लैश स्टार, और एंडिंग भी आपके पास स्टार और स्लैश से ही होती है जी। तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स की। जैसे कि हम C++ लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो उसके साथ मैं आपको ये बताते चलूँ कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो आपके पास वेरिएबल्स, वर्ड्स, कैरेक्टर्स को लेके बनता है। ठीक है, आप जो भी उसके अंदर प्रोग्रामिंग वर्ड्स लिखते हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं इंग्लिश में, मैथमेटिक्स सिंबल्स यूज़ करते हैं, आप स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, न्यूमेरिक डिजिट्स यूज़ करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, वो आया तो आपके पास वेरिएबल्स के अंदर आते हैं या फिर कॉन्स्टेंट्स के अंदर आते हैं। कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स जो हैं उनका हम मैथमेटिक्स में तो जो है वो पढ़ते आए हैं, इवन हर क्लास में आपके पास मैथ्स के अंदर वेरिएबल्स कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस इनका बताते चलूँ कि वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बेसिक C++ लैंग्वेज प्रोग्राम ये क्या है आपके पास जी। तो यहाँ स्क्रीन पे मैं आपको शो कर रही हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंस। ठीक है, कांस्टेंट्स और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। कांस्टेंट्स के जो है चेंजिंग वैल्यू ओवर टाइम, कांस्टेंट में नहीं होता है ऐसा, ठीक है, जबकि वेरिएबल में ऐसा होता है। ठीक है, दिस इज़ वैल्यू इज़ डिस्क्राइब एज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, यानी वेरिएबल चेंज होता रहता है, कांस्टेंट चेंज नहीं होता। वैल्यू इन मैथ ये नॉन नंबर होता है, ये अननोन नंबर होता है। ठीक है, अननोन नंबर मतलब कि आपके पास इसमें आप जो वैल्यूज पुट करते हैं तो ये चेंज भी हो सकता है अननोन नंबर, नॉन नंबर चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, एक बार जो आपने वैल्यू लिख दी वो कांस्टेंट कहलाएगी और आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते। जबकि अननोन नंबर होता है, जैसे आपने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट इज़ कांस्टेंट, जब इसकी नंबर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो मतलब ये डिफरेंट इंक्रीज डिक्रीज़ होती रहती है, तो ये एक अननोन वेरिएबल ये आपके पास वेरिएबल कहलाता है। आगे है वैल्यू इन प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में इनकी क्या वैल्यू होती है, कांस्टेंट की एनी टाइप ऑफ अनचेंजिंग डेटा, और वेरिएबल क्या होता है एनी टाइप ऑफ चेंजेबल डेटा। अब जब प्रोग्राम लिखते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर तो जो कांस्टेंट होता है वो आपके पास कोई भी टाइप हो सकती है। टाइप का मतलब ये है कांस्टेंट, स्ट्रिंग, अभी आपको मैंने डिफरेंट रिजर्व वर्ड्स बताए थे, सिंगल प्रिसिशन यानी फ्लोट, डबल वेरिएबल्स, ठीक है, सिर्फ इंटीजर वाले वेरिएबल्स जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता तो वो कोई भी हो सकती है लेकिन अनचेंजेबल डेटा होता है। और इसमें भी कोई भी वैल्यू हो सकती है वेरिएबल के अंदर, लेकिन ये चेंजेबल होता है, यानी इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स वेरिएशन। आगे सिंबलाइजेशन क्या होती है, नंबर एक्सेप्ट फॉर फेमस कांस्टेंट लाइक बाय, ये एक नंबर होता है। और वैल्यू में क्या होता है, यानी वेरिएबल्स के अंदर ये लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, यानी जैसे आपने 2x की वैल्यू निकालनी है तो ये आपके पास वेरिएबल में आ जाएगा, यानी लेटर सिंबल्स डिनोट होता है। सिंबलाइजेशन इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है कि नंबर कंप्यूटर प्रोग्राम में आप हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि कांस्टेंट्स जो है नंबर और डिफ़ाइन कांस्टेंट नेम, डिफ़ाइन कांस्टेंट नेम में अब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपने स्टूडेंट नेम लिख दिया, दैट इज़ अ कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट लिखने का क्या तरीका है कि आपने कांस्टेंट को इन्वर्टेड कॉमर्स में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है, जबकि वेरिएबल जो है विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे जाते हैं। तो जब आप कांस्टेंट को सिर्फ x लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर तो वो आपके पास कांस्टेंट बन जाएगा, अदरवाइज इट विल रिमेन एज वेरिएबल, इट वाज कंसिडर्ड टेकन एज वेरिएबल। और वेरिएबल क्या होता है, डिफाइंड वेरिएबल नेम, यानी उसका एक प्रॉपर वेरिएबल का डिफाइंड नेम होता है।
और मतलब वो चेंज हो सकता है और ये चेंज नहीं हो सकता कांस्टेंट। तो ये स्क्रीन पे मैंने आपको इसके डिफरेंसेस लिख दिए हैं। तो ये आपके पास शॉर्ट हैंड या की पॉइंट्स हैं वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान डिफरेंस के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि कांस्टेंट्स की कुछ टाइप्स बताऊंगी, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, किस तरह के डिजिट्स होते हैं, किस तरह की वैल्यूज़ होती हैं, और वेरिएबल्स की भी। जी, वेरिएबल्स होते हैं आपके पास द वैल्यूज़ विच कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है, यानी वो वैल्यूज़ जो चेंज होती रहती हैं आपके पास। अब उसमें आपके पास आ जाती हैं डिफरेंट वैल्यूज़ लाइक वेरिएबल्स में आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाती हैं। करेक्टर सेट्स होते हैं, ठीक है। करेक्टर सेट अब किससे मिला के बनते हैं, उसमें आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अल्फ़ाबेट्स अब मैं यहाँ पर आपको कीबोर्ड शो कर देती हूँ। ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी ए से लेकर जेड तक, दीज आर कॉल्ड द अल्फ़ाबेट्स। और ये आपके पास यूज़ होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर, कोई प्रोग्राम सिंपल लिखने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स वगैरह लिखने के लिए, ठीक है। ए टू जी। आगे आ जाते हैं, इसमें और क्या है आपके पास, डिजिट्स आ जाते हैं। डिजिट्स आ जाते हैं जैसे 0 to 9, ये मैं आपको कीबोर्ड शो कर रही हूँ, 0 से लेकर 9 तक। मैं पहले भी बहुत सारी वीडियोस में अपना जो है ये मेंशन कर चुकी हूँ कि आपके पास जो कीज़ होती हैं न्यूमेरिक कीज़, वो सिर्फ 0 से 9 है। इससे आगे जितनी भी काउंटिंग है वो आपके पास 0 से लेकर 9 तक जो नंबर्स हैं ना, उन्हीं को मिला के बनाई गई है। तो मतलब ये आपके पास एक तो कीबोर्ड की स्पेस शॉर्ट एरिया होता है, जिस वजह से नंबर्स को जो है शिफ्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। फिर आ जाता है स्पेशल सिंबल। अब स्पेशल सिंबल्स भी फिर मैं आपके पास कीबोर्ड के ऊपर ही कैमरा लेके जा रही हूँ। ये देखें, आपके जो न्यूमेरिक नंबर्स हैं 0, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इनके ऊपर देखें आपके पास जो एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी जो इनका ओवरहेड सिंबल्स लगा हुआ है, उसको हम स्पेशल कैरेक्टर कहते हैं। जैसे 1 वैसे आप प्रेस करेंगे तो 1, और शिफ्ट के साथ इसको जब प्रेस करते हैं तो स्पेशल कैरेक्टर यानी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। 2 के साथ, 2 पे आप जब शिफ्ट के साथ करते हैं तो ये आपके पास आता है एट द रेट ऑफ द सिंबल। 3 जो है आपके पास हैश के लिए, यानी शिफ्ट और 3 को प्रेस करेंगे तो हैश, और शिफ्ट और 4 को प्रेस करेंगे डॉलर का सिंबल, शिफ्ट और 5 को प्रेस करेंगे तो परसेंटेज, शिफ्ट और 6 को प्रेस करेंगे तो हैट, एक्सपोनेंट वगैरह के लिए यूज़ होता है, और शिफ्ट और 7 को प्रेस करेंगे तो आपके पास एंड कैरेक्टर, ठीक है। और शिफ्ट और 8 को स्टैटिक के लिए, शिफ्ट 9 जो है ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट के लिए है, और शिफ्ट 0 जो है वो आपके पास सॉरी स्मॉल ब्रैकेट के लिए, स्टार स्मॉल ब्रैकेट के लिए, और शिफ्ट 0 जो है वो एंड द स्मॉल ब्रैकेट। और फिर आपके पास आगे हाइफन और डैश और इक्वल टू प्लस, यानी जो कीज़ आपके पास एक से ज़्यादा कीज़ को शो कर रही हैं, जो बटन्स, वो आप शिफ्ट के साथ अल्टरनेटिवली उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब किस में यूज़ होते हैं, ये सब वेरिएबल लिखने के लिए यूज़ होते हैं। इन सब को मिला के हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर राइटिंग कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। अब वेरिएबल्स क्या हैं, मतलब हम इस तरह से कंबाइन करते हैं कि एक अलाउएबल मैनर बने, यानी ये सब क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स भी, नंबर्स भी और स्पेशल कैरेक्टर भी। अब हम इनको मिला के कुछ वर्ड्स बनाते हैं, वो आपका कहलाता है वेरिएबल। और जितने भी वेरिएबल्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स अलाउ होते हैं, उनको हम कहते हैं कैरेक्टर सेट, उनको हम कहते हैं वैलिड कैरेक्टर सेट ऑफ दैट वेरिएबल। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊं कि अगर C+ लैंग्वेज के अंदर या कोई भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप सिर्फ अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, तो अगर आप स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा इनवैलिड कैरेक्टर सेट, ठीक है। और अगर आप सिर्फ नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स यूज़ करेंगे तो वो वैलिड कैरेक्टर सेट के अंदर आएंगे। अब मैंने आपको तीनों की एग्जांपल दी है ना, तो ये सारे के सारे वैलिड कैरेक्टर सेट है, यानी इनमें से कोई से भी आप यूज़ करके, कोई से भी कैरेक्टर यूज़ करके आप अपने स्टेटमेंट्स को लिखें, अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाएं, तो दैट विल बी कॉल्ड दैट यू हैव यूज्ड द वैलिड कैरेक्टर सेट ऑफ द वेरिएबल्स टू राइट योर C++ लैंग्वेज प्रोग्राम। अच्छा, ये तो मैंने वेरिएबल्स की एग्जांपल बताई है। कॉन्स्टेंट्स जो है ना, कॉन्स्टेंट्स भी इन्हीं कैरेक्टर सेट को मिला के बनाए जाते हैं। अब कॉन्स्टेंट्स के लिए कोई अलग कैरेक्टर सेट नहीं होगा, बल्कि उसमें भी आपके पास अल्फ़ाबेट्स होंगे, नंबर्स होंगे,
ठीक है, और स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे। बस डिफरेंस कहाँ आ जाएगा, इनके राइटअप में। डिफरेंस इनके राइटअप में आएगा, जिसका हम आगे इस वीडियो में इंशाल्लाह जिक्र करेंगे। अब ये सारे क्या हैं, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स, ये मिला के आपके बनते हैं रिजर्व वर्ड्स। और रिजर्व वर्ड्स के बारे में अपनी मैं लास्ट कुछ वीडियोस के अंदर थॉरली आपको डिफरेंट बेसिक रिजर्व वर्ड्स बता चुकी हूँ कि आप किस तरह से उनको यूज़ करके अपना प्रोग्राम एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। अब यहाँ पर मैं कांस्टेंट्स की जो है आपको डिफ़ाइन करूँगी। कांस्टेंट का जैसे मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। तो उसके लिहाज से कांस्टेंट वो वैल्यू होती है विच कैन नॉट बी चेंज, प्री डिफाइंड होती है आपके पास, ठीक है, जो और नॉन होती है, यानी आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते जिस तरह से आप वेरिएबल्स में करते हैं। जैसे कि अब इसकी एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5.7 5.57 5.6.7 ये क्या है, कांस्टेंट के एग्जांपल, यानी अगर आपने उसको लिख दिया है, यू हैव गिवन द वैल्यू दैट इट हैज़ बिकम द कांस्टेंट। अब उसमें आपके पास जो C++ लैंग्वेज है उसके अंदर आपके पास 3 टाइप्स होती हैं कांस्टेंट्स की। फर्स्ट है इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर। सेकंड है आपके पास रियल कांस्टेंट, और थर्ड है आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स। अब मैं वन बाय वन इनको आपको डिफाइन करती हूँ विद एग्जांपल। सबसे पहले हम देखते हैं इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं। अब इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू होती है, जैसे 6 8 9 7 6। अब ये आपके पास क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इसमें कोई पॉइंट यानी 0.8 नहीं लिखा हुआ, सिर्फ 6 लिखा हुआ है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, इंटीजर कांस्टेंट कहलाएगा। मतलब इस तरह का वेरिएबल अगर अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे तो इट मीन्स यू हैव यूज द इंटीजर कांस्टेंट। अब ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, यानी अगर आप +6 भी लिख सकते हैं, इसको -9 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपने इसके साथ कोई साइन नहीं दिया तो ये इसको हम क्या करेंगे, कंसिडर करेगा प्रोग्राम आपके पास प्लस, ठीक है। जैसे कि अनसाइन नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं आपके पास, उनके साथ प्लस का सिंबल आता है। अब इसकी कुछ और एग्जांपल्स मैं आपके पास स्क्रीन पे लिख देती हूँ। 0 0 0 ये भी एक आपके पास इंटीजर कांस्टेंट है, ठीक है। -2 3 4 9 दिस इज़ आल्सो एन इंटीजर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट क्या है, व्हाट इज़ अ रियल कांस्टेंट। अब रियल कांस्टेंट है आपके पास जिनके अंदर डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। ये बिल्कुल ऑपोजिट है आपके पास इंटीजर कांस्टेंट के। जैसे 7.5 इसको हम रियल कांस्टेंट कहते हैं, जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है। अब इसमें भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, जैसे माइनस के साथ भी आप लिख सकते हैं -1575 या कोई भी वैल्यू 0.76। तो ये आपके पास क्या बन गया, रियल कांस्टेंट बन गया। मतलब इस वीडियो के अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि कांस्टेंट कितनी तरह के होते हैं, ठीक है, और हम जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे हैं दिस video will be helpful for you to understand, to recognize the types of variables जो आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं जी। नेक्स्ट आ जाती है कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट, अब कैरेक्टर क्या बता रहा है, एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है आपके पास। इंटीजर और रियल तो आपके पास नंबर्स के हिसाब से थे ना, कैरेक्टर में आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं। कोई आपके पास स्मॉल लेटर्स हो गया, स्मॉल लेटर आ गया, कैपिटल लेटर आ गया, ठीक है। स्मॉल या कैपिटल लेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ कर सकते हैं, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है, कॉमा, डॉट वगैरह। स्पेशल सिंबल यानी अभी मैंने आपको कीबोर्ड के ऊपर डिफरेंशिएट करवाया था, यानी शिफ्ट के साथ आप 8 को यूज़ करें, 9 को, 7 को यूज़ करें, तो ये सारे सिंबल्स भी आपके पास यूज़ हो सकते हैं। तो जिस वेरिएबल में, जिस कांस्टेंट के अंदर, जिस वैल्यू के अंदर इस तरह की कैरेक्टर्स यूज़ किए जाएँ उसको हम क्या कहते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट। और वो किस तरह से आपके पास अब लिखे जाते हैं,
यहाँ पर मैं आपको डिफ्रेंशिएट कराती जाऊँ, यानी ये आपके पास लिखे जाते हैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। जी, तो ये सारे एग्जांपल मैंने लिखे हैं कांस्टेंट्स की, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि कांस्टेंट जो है आपके पास सिंगल कॉमा के अंदर लिखे जाते हैं, स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। ये अगर आप नहीं लिखेंगे तो वो उसको वेरिएबल कंसिडर करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपके पास वेरिएबल कांस्टेंट, क्योंकि वेरिएबल कांस्टेंट जो है ना, इसमें जो कैरेक्टर्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली सेम ही होते हैं। आपके पास नंबर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। इन तीनों को मिला के ही आप वेरिएबल्स भी लिखते हैं और कैरेक्टर्स यानी कांस्टेंट्स भी लिखते हैं। तो बेसिक डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि ये आपके पास ये सिंबल ये डिफ्रेंशिएट करता है। जब ये किसी भी वैल्यू के स्टार्ट में और एंड में भी होता है तो इट मीन्स इट इज़ अ कांस्टेंट। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो ये इसको वेरिएबल कंसिडर करेगा, क्योंकि वेरिएबल के अंदर कैरेक्टर सेट्स डिफरेंट तो है नहीं, सेम कैरेक्टर सेट यूज़ होते हैं, जिस वजह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक बेसिक सिंबल यूज़ हो रहा है यहाँ पे। जी, तो अब मैं यहाँ पर आपको डिफ्रेंशिएट करा दूँ एक और एग्जांपल से। आप देखें, आपने यहाँ पर 9 लिख दिया, ठीक है, और नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 9 लिखती हूँ। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब इन दोनों में बिगर डिफरेंस है दैट दिस थिंग विल बी कंसिडर्ड एज वेरिएबल और दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट। तो ये टोटली आपके पास डिफरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर बेशक आपके पास सेम है, लेकिन इसको जो डोनेट जिस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट किया है यानी इन सिंबल के अंदर, तो वो आपको बता रहा है कि ये कैरेक्टर कांस्टेंट है यानी कांस्टेंट वेरिएबल है। अच्छा जी, हमने अभी कांस्टेंट की टाइप्स पढ़ी हैं, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट। अब इसमें क्या आप एडिशन मैं करना चाहूँगी कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं ना, आप उनको प्लस कर सकते हैं। इंटीजर कांस्टेंट को प्लस कैसे कर सकते, इंटीजर वेरिएबल को आप कैसे प्लस कर सकते हैं? जैसे आपके पास है 9 प्लस 9 + 8 इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 17। अब यहाँ पर देखिए ये 9 और 8 क्या है, 9 और 8 हैं आपके पास इंटीजर कांस्टेंट यानी इनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एडिशन कर रही हूँ, तो इसको ज़रा आप क्लियर कर लें कि जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। लेकिन जो आपके पास होते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट्स लाइक दिस, ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, ठीक है। आपने इन्वर्टेड कॉमा लगाया, 9 लिखा, ठीक है। अब ये क्या बन गया है, कैरेक्टर कांस्टेंट बन गया है। ये इंटीजर कांस्टेंट है और आपके पास वेरिएबल में भी आ जाता है। तो इन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस क्लियर यहाँ पे बताया है, पहले भी बता चुकी हूँ और फिर यहाँ पर इसको रिपीट कर रही हूँ। ये आपके पास इंटीजर कांस्टेंट बनेगा, ये आपके पास कैरेक्टर कांस्टेंट बनेगा। तो यहाँ मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि इंटीजर कांस्टेंट्स को तो हम प्लस कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन वगैरह, लेकिन कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आप कोई इसी तरह की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। आप एक कैरेक्टर कांस्टेंट को दूसरे कैरेक्टर कांस्टेंट के साथ प्लस नहीं कर सकते। जैसे कि इन कैरेक्टर कांस्टेंट में पहले आपने 9 लिखा, ठीक है, और उसके बाद आप कैरेक्टर कांस्टेंट उसको दूसरे कैरेक्टर कांस्टेंट यानी 9 + 8 कर रहे हैं और इज़ इक्वल टू लिख रहे हैं 17। तो वो आपको इसके इक्वल नहीं ला के देगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपके पास कांस्टेंट हो गया, यानी मैंने आपको बता रही हूँ कैरेक्टर में आ रहा है, ये एक कैरेक्टर में आ रहा है, ये नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये कैरेक्टर 2 किस तरह से प्लस होंगे, ए और बी किस तरह से प्लस होंगे, ठीक है। सी और डी को हम किस तरह से प्लस करेंगे, जब तक उनके पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होगी। न्यूमेरिक वैल्यू में जब हम देते हैं तो ये इस तरह से उस टाइम में नहीं लिखते, बल्कि आपको उसको सिंपली लिखते हैं, यानी वो इंटीजर टाइप डेटा में आ जाता है। तो इसको हम प्लस नहीं करेंगे। और दूसरा देखेंगे 17, तो ये 17 के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि ये एक अलग कैरेक्टर है और 8 जो है वो एक अलग कैरेक्टर है। तो वी कैन नॉट ऐड 2 कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। ये कुछ रूल्स हमने पढ़े हैं वेरिएबल और कांस्टेंट की टाइप्स में, और उनके ऊपर कैलकुलेशन किस तरह से कर सकते हैं।
जी, तो अभी मैं यहाँ स्क्रीन पे कुछ नंबर्स लिखती हूँ और लेट्स अस ट्राई टू आइडेंटिफाई कि ये कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, मतलब हमने 3 पढ़े हैं, इंटीजर, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। इंटीजर जिनके अंदर न्यूमेरिक फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, रियल कांस्टेंट जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूडेड होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट्स यानी वो आपके पास नंबर्स भी हो सकते हैं बट इट इज़ रिटन इन द इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ फर्स्ट, लेट्स से मैंने लिखा 12, ठीक है, 1.2। फर्स्ट लिख रही हूँ एग्जाम्पल 12, 1.2, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्टेरिक, आगे है -21, 32.78, 6768, A -12.3, 41, 40.0, और लास्ट है आपके पास स्लैश दिस वन। अब यहाँ पे हम रिकग्नाइज़ करते हैं कि ये कौन कौन से नंबर्स हैं। अब सबसे पहला देखें आप 12 लिखा हुआ, अब इसमें आपके पास ना तो स्टार्टिंग और एंडिंग इन्वर्टेड कॉमा है, ठीक है, और ना ही इसमें पॉइंट वाली वैल्यू, तो ये आपके पास बन जाएगा इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे इंटीजर कांस्टेंट को सर्कल कर लेते हैं। 1.2 को देखते हैं, 1.2 आपके पास इंटीजर कांस्टेंट नहीं आएगा क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। अब अगली जो है स्टेरिक, और उससे पहले इन्वर्टेड कॉमा यानी स्पेशल करेक्टर आ गया, तो ये भी नहीं है आपके पास इंटीजर कांस्टेंट। -21 देखें आपके पास इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, तो ये आपके पास इंटीजर कांस्टेंट आ गई। इंटीजर कांस्टेंट जो है उनको हम यहाँ सर्कल कर देते हैं। अब 32.768, ये इसमें पॉइंट वाली वैल्यू है ना, तो ये इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगी। इससे अगली जो है ए लिखा हुआ इन्वर्टेड कॉमर्स हैं, दिस इज़ आल्सो नॉट द इंटीजर कांस्टेंट। -12.3, अब पॉइंट वाली वैल्यू है तो ये भी इंटीजर कांस्टेंट नहीं है आपके पास। 41, अब 41 में देखें यहाँ तो इन्वर्टेड कॉमर्स लगे हुए हैं स्पेशल करेक्टर, और ना ही आपके पास इसमें पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है, तो ये आपके पास क्या है, इंटीजर कांस्टेंट है, इसको मैंने सर्कल कर दिया। अब 40.0, इसमें भी पॉइंट के बाद वैल्यू आ रही है तो ये इंटीजर कांस्टेंट में नहीं आएगा, ठीक है। और ये इससे अगली स्लैश और स्पेशल करेक्टर है, तो ये भी आपके पास इंटीजर करेक्टर नहीं है, इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। अगली हम डिफ्रेंशिएट करते हैं रियल कांस्टेंट। रियल कांस्टेंट वो वैल्यूज जिनके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है, तो उसमें उसको हम टिक कर देंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला जो है वो है 1.2, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, तो ये आपके पास इंटीजर कांस्टेंट हो गया, रियल कांस्टेंट हो गया। अब अगली देखते हैं, ये अभी नहीं आएगा, ये 32.768 पॉइंट वाली वैल्यू है ना ये, तो ये भी आपके पास रियल कांस्टेंट हो गया। ए नहीं है, -12.3, तो ये भी रियल कांस्टेंट है, और 40.0 ये भी आपके पास रियल कांस्टेंट है। अब थर्ड कौन सी आपके पास टाइप है, कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने का एक बिल्कुल क्लियर कट तरीका है, यही मैंने आपको बताया था। इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ कि यहाँ पे आपके पास इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर ये लिखे जाते हैं। तो ये सारे जो हैं ये ए, स्टेरिक और ये आपके पास स्लैश, ये चूँकि इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर स्पेशल करेक्टर के अंदर लिखे हुए, इसलिए ये कैरेक्टर कांस्टेंट कहलाएंगे। अब ये जो आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, ये आता है आपके पास एंटर के साथ, ये जो की होती है आपकी, यानी जहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास है ना, उसको आप सिंगल 1 टाइम प्रेस करेंगे तो वो आपके पास सिंगल इन्वर्टेड कॉमा जो है स्टार्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने छोटी सी एक्टिविटी कर ली है, हमने सारे डिफरेंट वैल्यूज़ लिखी हैं और इसमें से हमने डिफरेंशिएट किया है। आई होप सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। क्यों, क्योंकि जब तक आप छोटे छोटे बेसिक्स रूल्स नहीं पढ़ते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, यू विल नॉट एवर एबल टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम। तो यही सारे रूल्स होते हैं जो सारे के सारे आगे जितने भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम्स आ जाएंगे उनके अंदर आप फॉलो करेंगे।
तो अगर आप इनसे बेसिक से फेमिलियर हो जाएंगे तो आपके लिए प्रोग्राम लिखना, खुद से प्रोग्राम लिखना ईजी हो जाएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपको जो लेक्चर वीडियोस जो हैं चैनल पर शेयर किए जाते हैं उनको आप पूरा तरह से देखा करें, समझा करें, बिकॉज़ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक वीडियो देख ली कि आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, नो। तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, यानी आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर अगर 15, 10, 20, 100 वीडियोज़ हैं तो आपने उनको उसी सीक्वेंस में देखना है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आए। जैसे आपको एक जनरल सी एग्जाम्पल दूँ, आप स्कूल्स में पढ़ते हैं तो पहले 1, 2, 3 बीच में कोई भी एक क्लास स्किप करेंगे, दैन यू विल गो टू द अपर लेवल फॉर नेक्स्ट बड़ी क्लास में जाए, तो आपको वो स्किपिंग करते हैं मुझे ना, उसकी वजह से आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो इस तरह वीडियोज़ हैं आपके पास कि जो पार्ट्स में आपको दी गई हैं, लेक्चर्स दिए गए हैं, उनको पूरों को 1 बाय 1 हर लेक्चर को आपको समझना है। दैट इज़ वैल्यूएबल टू मेक यू अ गुड प्रोग्रामर। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो अपने लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको कैरेक्टर सेट्स बताए थे, ठीक है, और उनको हम किस तरह से वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं ये भी बताया था। लास्ट वीडियोस में हमने जो है जो पिछली बिल्कुल रिसेंट वीडियो है C++ लैंग्वेज प्रोग्राम की, उसमें हमने कांस्टेंट को ज़रा एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था कि कांस्टेंट की टाइप्स क्या हैं, कांस्टेंट को हम किस तरह से लिख सकते हैं और किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको ना वेरिएबल का ज़रा थॉरली एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आप इसी तरह से जिस तरह कांस्टेंट के हमने टाइप्स पढ़े हैं, हम वेरिएबल की टाइप्स भी समझ सकें, ठीक है, और हमें पता चल सके कि हमने किस तरह का वेरिएबल यूज़ करना है, ठीक है। तो उसकी टाइप के लिए क्या कैरेक्टर्स होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, उसको किस तरह से लिखना होगा। तो अब वेरिएबल क्या है, ये एक नेम है जो हम मेमोरी में देते हैं, यानी हमने कोई भी डेटा सेव किया ना तो उसको हम वेरिएबल को जो नेम देते हैं दैट विल बी द मेमोरी विल बी एलोकेटेड टू दैट लोकेशन, ठीक है। और इसमें आपके पास क्या होता है कि वैल्यू जो है ना ये चेंज होती रहती है, वेरिएशंस आती हैं, वेरिएबल वेरिएशन से निकला है, इट कीप्स ऑन वेरिंग। कि अगर आपने उसमें एक मरतबा आपने उसको वैल्यू 5 दे दी तो दोबारा जब भी आप प्रोग्राम यूज़ करेंगे आप उसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, यानी 5 की जगह आप 6 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं और 8 लिख सकते हैं, इट अप्स टू द यूज़र, क्योंकि ये वेरिएबल है ना तो इसमें चेंज होना है, इसमें वेरिएशंस हैं। अब वेरिएबल में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो होता है यूनिक नेम है। यूनिक नेम मतलब जिस तरह से जैसे हम छोटी सी जनरल एग्जांपल्स में रिलेट करती हूँ कि आप इंटरनेट से कोई सा भी इमेज या अपनी कोई फ़ाइल बनाएं तो उसको आप रीनेम करके अपने कंप्यूटर में सेव करते हैं ना, तो इस तरह से आपके पास जब वेरिएबल आप लिखते हैं तो आपने उसको एक नेम असाइन करना है और इट शुड बी अ यूनिक नेम। यूनिक नेम यानी डिफरेंट हो ताकि आपको रिकग्नाइज़ करना आसान हो। जिस तरह से आप फाइल्स बनाते हैं, आप अपने नेम से लिखते हैं उनको, तो वो आप क्यों लिखते हैं ताकि उनको आप रिकग्नाइज़ कर सकें, डिफ्रेंशिएट कर सकें, सॉर्ट कर सकें, ईजीली उसको सेपरेट कर सकें, सर्च कर सकें इन द लार्ज लिस्ट ऑफ फाइल। तो बिल्कुल वेरिएबल भी इस तरह से होता है कि उसका यूनिक नेम आपने रखना है और उस यूनिक नेम को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। उस यूनिक नेम को हम कहते हैं आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर ऑफ द वेरिएबल। आइडेंटिफायर जो है वो आइडेंटिफाई से निकला है आपका, ठीक है, और ये नेम ही आपको बता रहा है कि वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। और इसकी एक जो होती है ना डेटा टाइप होती है। अब डेटा टाइप मैंने आपको बताई है, डेटा टाइप हम रिजर्व वर्ड्स में भी जिक्र कर चुके हैं। सिंगल वेरिएबल, सिंगल प्रोसिशन, डबल प्रोसिशन यानी डबल, फ्लोट सिर्फ इंटीजर्स हो सकते हैं, आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो सकते हैं यानी इनके अंदर पॉइंट आ जाते हैं, आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल्स हो जाते हैं। तो ये सब केस में आ जाता है डेटा टाइप। अब वेरिएबल में दो चीज़ें ज़रूरी हैं आपकी, एक तो उसका यूनिक नेम होगा जो आइडेंटिफायर कहलाएगा और उसकी एक डेटा टाइप होगी, आया वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, आया वो सिर्फ इंटीजर होगा यानी सिर्फ 9 लिखा होगा, या आया आपके पास उसमें रियल कांस्टेंट टाइप होगा यानी 9.8, या इस तरह की वैल्यू होगी, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होगा। मतलब कांस्टेंट के अंदर जिस तरह से रियल कांस्टेंट्स होते हैं उस तरह से वेरिएबल्स भी होते हैं विदाउट फ्रैक्शनल पार्ट एंड इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट। फिर जो डेटा टाइप है ना वो आपको बता रही है कि हम किस तरह से वेरिएबल यूज़ करें। मैं आपको टाइप्स बता चुकी हूँ यहाँ पर, अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल्स, नंबर्स एक्सेट्रा, और इसमें आपके पास इंटीजर वाइज टाइप डेटा आता है, फ्लोटिंग, कैरेक्टर। जी, टाइप्स ऑफ डेटा में INT में आपके पास सिर्फ 8,
ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट यानी रियल कॉन्स्टेंट जिस तरह से होते हैं उस तरह रियल वेरिएबल्स भी होते हैं आपके पास, उसमें आप जाता है आपके पास 23.5 इंक्लूडिंग द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, इस तरह का डेटा आता है। और कैरेक्टर में आपके पास आ जाता है उसी तरह से जिस तरह से आपने कांस्टेंट के अंदर लिखा था, दिस वन। तो ये आपके पास टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं वेरिएबल्स की सी लैंग्वेज के अंदर। अब फर्स्ट वाले को इंटीजर कहते हैं हम, दिस इज़ फ्लोट और इंटीजर, दिस इज़ इंटीजर, दिस इज़ फ्लोट और रियल वेरिएबल। और ये आपके पास कैरेक्टर, ठीक है, इस तरह का डेटा होता है आपके पास। अब आगे हम देखते हैं डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल, डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल। अब जितने भी आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनमें जो आप वेरिएबल्स यूज़ करते हैं उनकी एक डेटा टाइप होती है, ठीक है। अब डेटा टाइप का मतलब ये नहीं है कि वो आपको टाइप ऑफ डेटा बता रहा है जो यूज़ हो रहा है, बल्कि वो ये बता रहा है कि जो डेटा आप लिख रहे हैं वेरिएबल के अंदर उसकी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, ठीक है, कितनी बाइट्स यूज़ हो रही हैं, केबीज़ में है, एमबीज़ में है, बाइट्स में है और एक्सेट्रा। तो ये डिपेंड करता है आपके पास डेटा टाइप की क्या है, ठीक है। अगर इंटीजर होगा तो उसकी मेमोरी लोकेशन का कुछ डिफरेंट होगी, अगर आपके पास फ्लोट नंबर है यानी फ्रैक्शनल पार्ट भी है तो ऑब्वियसली उसकी मेमोरी ज़्यादा यूजेज होगा, मेमोरी लोकेशन ज़्यादा होगी, एंड इसी तरह सो ऑन कैरेक्टर की भी और इस तरह के डिफरेंट वेरिएबल्स टाइप्स जो हैं। अब मैं यहाँ पर मेंशन करते चलूँ कि जो C++ लैंग्वेज कंपाइलर्स होते हैं जो सिंपल डिफ़ॉल्ट मतलब आजकल यूज़ हो रहे हैं, तो वो इंटीजर टाइप डेटा यानी जैसे सिर्फ 8 है इस तरह का डेटा लिखने के लिए वो 2 बाइट्स यूज़ होती हैं मेमोरी की, ठीक है, यानी इंटीजर टाइप डेटा के लिए मेमोरी की 2 बाइट्स एलोकेट होती हैं। और इस तरह के कंपाइलर्स जो होते हैं और उसमें आप यूँ इस तरह से भी उनको लिख सकते हैं -32 -56। तो ये आपके पास क्या है, ये इंटीजर टाइप डेटा है, इसके लिए 2 बाइट्स यूज़ होती हैं जो सिंपल जो आजकल डिफ़ॉल्ट हमारे पास कंपाइलर्स चल रहे हैं C++ लैंग्वेज के अंदर। तो मैं यहाँ पर डेटा टाइप्स लिख रही हूँ, इंट, फ्लोट और कैरेक्टर, ठीक है। इंट के अंदर आपके पास आ जाता है वो वेरिएबल जिनका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे साथ में इसके आगे एग्जांपल भी लिख देती हूँ 78, ठीक है। और ये होल नंबर यानी 0 से स्टार्ट होते हैं और इसकी मेमोरी कितनी यूज़ होती है 4 बाइट्स। अभी तो मैंने जनरल जो 2 बाइट्स लिखा है ना आपको बताया था वो मतलब जो पहले कॉमन डिफ़ॉल्ट कंपाइलर्स चल रहे थे, लेकिन अभी जो अपग्रेडेड आपके पास C++ डेवलपर के जो वर्जन्स आ रहे हैं उसमें इंटीजर टाइप डेटा के लिए 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है। और इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है वो होता है int, int। दिस कीवर्ड इज़ यूज टू एलोकेट द मेमोरी ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल और उसमें मेमोरी कितनी यूज़ होगी 4 बाइट्स। अगला है आपके पास इसी में आप देखें सिर्फ 78 तो नहीं होता, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि इसमें साइन नंबर्स भी होते हैं, अनसाइन नंबर्स भी होते हैं। तो साइन नंबर्स और अनसाइन नंबर्स की जो है आपके पास उसकी मेमोरी लोकेशन भी होती है। जैसे साइन सबसे पहले आ जाता है साइन इंट, इसमें आपके पास पॉजिटिव भी आ जाती है नेगेटिव भी आते हैं। अब 78 से है ये साइन इंट है यानी पॉजिटिव वैल्यू, और -78 क्या होगा आपके पास, ये नेगेटिव वैल्यू है। और इसके लिए भी आपके पास 4 बाइट्स ही मेमोरी की यूज़ होती हैं। और जब हम इंट लिखते हैं ना तो वो बेसिकली क्या बता रहा होता है कि ये साइंड वैल्यू होगी इसके अंदर, यानी इस तरह की वैल्यू को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली। और इसके लिए कितनी मेमोरी यूज़ होती है 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी एलोकेशन। अब आगे आ जाता है अनसाइंड इंट। अनसाइंड इंट ये मैंने आपके पास स्क्रीन में सामने लिखा हुआ है 78। तो ये क्या है अनसाइन यानी इसके साथ कोई साइन नहीं है, इट इज़ कंसिडर्ड एट द पॉजिटिव वैल्यू। और इसकी वैल्यू भी जो है वो आपके पास 0 से लेकर पॉजिटिव वैल्यूज़ यानी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, 0 से लेकर आगे जितनी भी काउंटिंग है उस तक जाती है आपके पास। और इसके लिए जो कीवर्ड यूज़ होता है ना -78 के लिए,
ये होता है अनसाइंड इंट, अनसाइंड, क्योंकि सिर्फ इंट तो उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहा ना, इंटीजर तो बता रहा है कि इंटीजर टाइप डेटा है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। अब साइंड और अनसाइंड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंट जो है वो साइंड नंबर्स के लिए यूज़ होता है कीवर्ड, और अनसाइंड के लिए आपके पास अनसाइंड यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनके लिए अनसाइंड इंट का कीवर्ड यूज़ होता है, ठीक है, वेरिएबल की टाइप में। और इसके लिए भी सेम 4 बाइट्स ही यूज़ होती हैं मेमोरी, इस डेटा टाइप के लिए भी 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज़ होती है जी। उससे आगे आ जाता है फ्लोट। अब फ्लोट क्या है, एक रियल नंबर, रियल नंबर वो नंबर जिसमें आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट भी आ जाता है, ठीक है, और उसमें आपके पास अप टू 6 डेसिमल पॉइंट्स आप जो है लिख सकते हैं वैल्यूज, 0 से लेकर 6, यानी 6 डिजिट्स होते हैं उस वैल्यू के अंदर, जैसे 4.5678 9 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह की वैल्यू जो है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में आ जाती है। और उसके लिए कीवर्ड कौन सा यूज़ होता है, फ्लोट का कीवर्ड यूज़ होता है, और फ्लोट के लिए भी आपके पास 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ही यूज़ होती है, जस्ट एज द इंटीजर वेरिएबल। और इसमें आपके पास जो है ना वो 17 वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अगला आ जाता है कैरेक्टर, CHARC। अब CHARC किस टाइप के लिए यूज़ होता है, ये होता है कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के लिए, यानी कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जिसमें आपके पास स्पेशल कैरेक्टर यूज़ होते हैं। और इसका जो कीवर्ड यूज़ होता है वो है आपके पास CHAR, C नहीं होता है इन पर, ठीक है, चार, सिर्फ ये यूज़ होता है इस कैरेक्टर को, ये कीवर्ड यूज़ होता है इस तरह के वेरिएबल की डेटा टाइप डिफ़ाइन करने के लिए। और इसमें कितनी मेमोरी यूज़ होती है, सिर्फ 1 बाइट यूज़ होती है, only 1 byte is used to allocate the memory of character variable। और इसमें कैरेक्टर भी आपके पास एक ही सेव हो सकता है, जैसे कि A दिस वन। तो ये बेस्ट तरीका है इस तरह के डेटा टाइप को लिखने का। तो अब हमारे पास कांस्टेंट की टाइप्स भी क्लियर हो गई हैं, वेरिएबल्स की भी टाइप्स क्लियर हो गई हैं। अब कुछ रूल्स हैं कि आपने किस तरह से वेरिएबल्स को नेम देना है। यानी आप जब वेरिएबल आप कोई लिखते हैं और उसको आइडेंटिफायर यानी एक यूनिक नेम दे रहे हैं, तो उसमें कुछ रूल्स आपने, कुछ क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं, ताकि वेरिएबल नेम को लिखने में कोई गलती ना हो और कोई सिंटैक्स एरर ना आए। तो अभी हम उसके बारे में देखते हैं। तो नेम ऑफ अ वेरिएबल किस तरह से लिखा जाता है, इसका मैंने आपको बताया था, जिक्र किया हमने कि यूनिक नेम होना चाहिए, यानी डिफरेंट सा नेम हो। जैसे कि फाइल्स में हम वैल्यूज़ के डिफरेंट नेम लिखते हैं उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। जिस तरह से वेरिएबल का भी आप यूनिक नेम लिखेंगे उसको आइडेंटिफायर करेंगे, आइडेंटिफायर कहेंगे। और उसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है कि उसमें आपके पास सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हों नेम में, यानी A से लेकर Z तक वैल्यूज़ हों। जब आप उसका नेम लिखेंगे ना वेरिएबल का, तो A से Z तक अपर केस भी हो सकते हैं, लोअर केस यानी स्मॉल ABC भी लिख सकते हैं, और कैपिटल AB में भी उन वेरिएबल के नेम्स को आप लिख सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास डिजिट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट आप यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल के नेम में। और अंडरस्कोर साइन ये होता है, हाइफन भी कहते हैं इसको और अंडरस्कोर भी कहते हैं, ये भी आपके पास नेम ऑफ वेरिएबल में यूज़ हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा है आपके पास, फर्स्ट है कि आपने ये लेटर्स यूज़ करने हैं, दिस इज़ द फर्स्ट रूल। अच्छा, सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड है आपके पास कि आपने जब वेरिएबल का नेम लिखना है तो उसका फर्स्ट लेटर, ठीक है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर, एक लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। यानी लेटर मतलब आप ये नहीं लिख सकते जैसे कि मैंने लिखना है ना माई डॉक्यूमेंट, MY माई। अब ये नेम जो है ये ठीक नेम है, लेकिन अगर आप ऐसे लिख देते हैं 0 या 9 माई नेम,
इस तरह से, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो उसकी जगह अगर आप या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट करें या फिर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें, जैसे कि ये, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट नेम आएगा, ये वाला, ये एक यूनिक नेम आइडेंटिफायर कहलाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आप शुरू में नंबर लिख देते हैं या कोई और वैल्यू लिख देते हैं तो वो आपको इसके नेम में एरर दे देगा। फिर है आपके पास कि रिजर्व वर्ड्स यूज़ नहीं हो सकते। नॉट अलाउड। रिजर्व वर्ड्स की हमने एक लिस्ट पढ़ी है लास्ट वीडियोस के अंदर, फ्लोट, कैरेक्टर, कंस्ट्रक्ट, प्रीनाम, डबल, कैरेक्टर, स्टैटिक, बहुत सारे हमने रिजर्व वर्ड्स पढ़े हैं। रिजर्व वर्ड्स का मैं आपको पर्पस बता चुकी हूँ कि ये प्री डिफाइन होती हैं, ठीक है। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं करते, ठीक है। क्योंकि जैसे आप ये लिखेंगे ना तो वो आपका ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, यानी जैसे आपने डबल लिखा है तो वो आपके ना वेरिएबल को या वैल्यू को डबल फॉर्म में यानी पॉइंट्स में करके आपको दे देगा, या फिर उसको रिकग्नाइज नहीं कर सकेगा। तो इस वजह से हम जो है रिजर्व वर्ड्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। फोर्थ रूल है आपके पास कि वेरिएबल नेम जब आप लिख रहे हैं तो उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कितने डिजिट्स उसके अंदर लिखने हैं, कितने लेटर्स लिखने हैं। तो आप एक मतलब लेंथी वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं, जैसे कि ये रिजर्व वर्ड्स माय डॉक्यूमेंट इज दिस 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 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन फिर भी अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है तो हम जो है वो 50-100 कैरेक्टर का वेरिएबल नेम में कैरेक्टर्स लिख लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम कुछ मेजर्स असाइन कर लेते हैं कि हमने कितना लिखना है। शॉर्टली बेसिकली हम वैसे क्या करते हैं कि हम 2 नेम्स के अंदर माय डॉक्यूमेंट, माय फाइल, माय डिफ़ॉल्ट फ़ोल्डर, या जो आप उस फाइल के अंदर जो जिस वेरिएबल के अंदर आपने लिखा होता है, यूज़ किया होता है, उसको आप एज अ नेम यूज़ कर लेते हैं। तो हम प्रिसाइज़ कंसाइज मेमोरी नेम जो है वेरिएबल नेम एलोकेट करें, ताकि हमें फिर उसको ना यूज़ करने में आसानी हो। कहीं पर हमने उस वेरिएबल को एलोकेट करना है, यानी उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको यूज़ करना है, तो आपका वेरिएबल नेम इतना कंसाइज होना चाहिए, यानी शॉर्ट होना चाहिए इतना कि आप उसको ईजिली कहीं भी प्रोग्राम में लिख सकें और टाइप कर सकें, ठीक है। क्योंकि जब तक आप कहीं पर यूज़ करेंगे आपको पूरे वेरिएबल का नेम लिखना पड़ जाए, तो अगर आपने लेंथी वेरिएबल नेम लिखा है तो यू विल नॉट बी एबल टू add that variable name in different places of your program। अब मैं यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ आपको वेरिएबल्स की एग्जांपल्स दे देती हूँ, वैलिड वेरिएबल नेम्स जो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जैसे मैंने बताया ना आपको कि अंडरस्कोर आप शुरू में लिख लें तो आप यूज़ कर सकते हैं हेलो, ठीक है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम हो गया। अगला है या अल्फ़ाबेट जो है आपके पास, सॉरी यहाँ पर मैं कुछ नंबर्स लिखती, कुछ वैल्यूज़ वेरिएबल नेम्स लिख देती हूँ और हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा वैलिड वेरिएबल नेम होगा। फर्स्ट तो मैंने आपको एग्जांपल दे दी ना कि अंडरस्कोर भी यूज़ हो सकता है। अब मैं यहाँ पर और भी कुछ वेरिएबल्स की एग्जांपल, नेम्स की एग्जांपल लिख रही हूँ, ठीक है। हम देखते हैं कि वैलिड वेरिएबल नेम इनमें से कौन सा होगा। पहला ये है, फिर है ROLL, एयर ब्लू 23, फ्लोट के बाद आ जाता है केस, कार, नेम, कलर, जी। अब हम इसमें से आइडेंटिफाई करते हैं कि वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा है। जिस तरह से हमने रूल्स पढ़े हैं ना, तो उन रूल्स को हम अपने माइंड में रखते हुए वी विल आइडेंटिफाई कि इन सब में से वैलिड वेरिएबल नेम कौन सा होगा। पहला रूल हमने पढ़ा था कि सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं और डिजिट्स भी हो सकते हैं और साथ अंडरस्कोर साइन भी हो सकता है वेरिएबल के नेम में।
अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर। दूसरा हमने रूल पढ़ा था कि अंडरस्कोर या तो आप वेरिएबल का नेम लेटर से स्टार्ट करें यानी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करें या अंडरस्कोर से स्टार्ट करें, लेकिन एक डिजिट्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड था रिजर्व वर्ड नहीं यूज़ हो सकते, और फोर्थ है आपके पास कि आपका वेरिएबल नेम की लेंथ शॉर्ट भी हो सकती है और लॉन्ग भी हो सकती है। तो उन रूल्स को माइंड में रखते हुए फर्स्ट हम चेक करते हैं वन वार। अब वन में देखिए आपके पास ये वैलिड वेरिएबल नेम नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इसमें शुरू में आपके पास डिजिट यूज़ हो रहा है। तो इसको हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं कि ये आपके पास जी। तो हम इस एक्टिविटी में जो हमारे पास वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम में नहीं आएंगे उनको हम क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस कर दूंगी वन वार, ठीक है। वन वार अभी मैं जिक्र कर चुकी हूँ कि वन वार में पहले आपके पास आ जा रहा है नंबर, तो इसलिए ये वैलिड वेरिएबल में नेम में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको कर देते हैं क्रॉस। आगे है रोल अंडरस्कोर नंबर। अब ये वैलिड है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमने रूल पढ़ा है उसमें यह तो है कि या तो आप स्टार्ट करें वेरिएबल नेम को अल्फ़ाबेट से, लेटर से, या फिर अंडरस्कोर से। तो अंडरस्कोर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने शुरू में इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसको वेरिएबल नेम में कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पर आपने जो वेरिएबल नेम है वो स्टार्ट किया है अल्फ़ाबेट्स यानी आर से, लेटर से, और अंडरस्कोर भी यूज़ हुआ है, तो कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द करेक्ट और वैलिड वेरिएबल नेम। आगे आ जाता है एयर 23 ब्लू। अब एयर 23 ब्लू भी आपके पास एक वैलिड वेरिएबल नेम है, क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो स्टार्ट हो रहा है वेरिएबल नेम वो ए से स्टार्ट हो रहा है, और अभी मैं आपको बता चुकी रूल नंबर 1 के अंदर कि ये अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। सिर्फ जो वैलिडिंग रूल है वो ये है कि शुरू में आपने नंबर नहीं यूज़ करना, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट यानी आपके पास जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और जो वेरिएबल का नेम है वो अंडरस्कोर या लेटर से स्टार्ट हो, और अगर अंडरस्कोर से नहीं शुरू होता तो फिर लेटर से शुरू हो सकता है। अब ये फ्लोट, अब ये नेम ठीक है FLOAT लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें क्या गलती है कि ये एक रिज़र्व वर्ड है, ठीक है। रिज़र्व वर्ड यानी प्री डिफाइंड मीनिंग है, इसको आप यूज़ करेंगे तो वो आपके वैल्यू को फ्लोटिंग पॉइंट यानी फ्रैक्शनल पार्ट के साथ इंक्लूड करके उसमें कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए हम इसको भी वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। आगे आ जाता है केस, सेम थिंग सेम केस, यानी ये भी आपके पास एक रिज़र्व वर्ड है। रिज़र्व वर्ड की लिस्ट में आपको बता चुकी हूँ कि केस का क्या फंक्शन था, तो रिज़र्व वर्ड्स को हम वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते। उससे आगे आ जाता है ये डॉलर और कार, ये तो टोटली रॉन्ग है, ठीक है। मैंने आपको रूल नंबर 1 बताया था नेमिंग वेरिएबल का कि या तो आपने वेरिएबल नेम को अंडरस्कोर से शुरू करना है या अल्फ़ाबेट से शुरू करना है। अब ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है लेकिन सेकंड नंबर पे ये जो कैरेक्टर है ना, ये इट इज़ नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये वैलिड वेरिएबल नेम में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अगला है नेम। अब नेम क्या है, NAME नेम, ठीक है। अगर तो ये आपके पास रिजर्व वर्ड में नहीं आता तो फिर ये आपके वैलिड वेरिएबल नेम में आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है इज इक्वल टू कलर, सेम मिस्टेक कि शुरू में जो कैरेक्टर यूज़ हो रहा है दैट इज़ नॉट वैलिड, दैट इज़ नॉट अलाउड टू बी यूज इन द वेरिएबल नेम एट द स्टार्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स। तो अगर ये ना हो, सी का इज इक्वल टू का सिंबल सिर्फ कलर हो तो कलर जो है वो यूज़ हो सकता है। तो इसलिए ये आपके पास वैलिड इनवैलिड में आ जाएगा, यानी वैलिड नहीं है ये, क्यों? क्योंकि ये रूल्स को वायलेट कर रहा है। आगे फिर फ्लोट आ जाता है। अब इन दोनों में उन दोनों में क्या डिफरेंस है, फ्लोट जो है आपके पास केस सेंसिटिव है। ये जो फ्लोट है ना, स्मॉल FLOAT, ये आपके पास रिजर्व वर्ड्स में आता है, और ये जो है ना आपके पास ये रिजर्व वर्ड्स में नहीं आता, क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास जो फर्स्ट कैरेक्टर F है वो कैपिटल यानी अपर केस में है। तो मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है कि C++ जो है ना वो केस सेंसिटिव है। अब लिखे दोनों फ्लोट हैं, कोई और लैंग्वेज होती तो वो दोनों को सेम कंसिडर करती है, लेकिन ये जो फ्लोट है स्मॉल f के साथ ये रिजर्व वर्ड में आएगा, ठीक है। और ये जो फ्लोट है जिसमें कैपिटल लेटर है FLOAT, ये रिजर्व वर्ड में नहीं आएगा, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये आपके वेरिएबल नेम में यूज़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि एक तो इसके शुरू में जो है कैरेक्टर आ रहा है, लेटर आ रहा है, ठीक है, और दूसरा ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है। तो या तो अंडरस्कोर यूज़ होता है या तो लेटर यूज़ होता है, दोनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं वेरिएबल नेम के स्टार्ट में। तो यहाँ पर लेटर यूज़ हो रहा है और ये रिजर्व वर्ड भी नहीं है, तो इट इज़ टोटली फाइन दैट वी कैन कॉल इट अ वैलिड वेरिएबल नेम। जी, तो ये
आई थिंक सो ये जो आपको एग्जाम्पल साथ साथ में दे रही हूँ, एक्टिविटीज़ करवा रही हूँ, तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज कि आप जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, जो टॉपिक आपको समझाया जा रहा है, उसको हम एग्जाम्पल से रिलेट करके ज़रा बेटर अंडरस्टैंड करें। तो अब इसके साथ मैं आपको कुछ टिप्स साथ बताती जाऊँ कि हमने जब वेरिएबल नेम लिखना है तो उसको किस तरह से लिखना है, उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी है नेम ऑफ वेरिएबल। वो आपको बताया है कि ये एक यूनिक नेम होता है, यानी ये एक आइडेंटिफायर है। तो आपने क्या करना है, एक अप्रोप्रिएट नेम देना है। अप्रोप्रिएट का होता है मतलब होता है मुनासिब, सूटेबल नेम, यानी जिस तरह का डेटा आप इसमें लिख रहे हैं ना, आप उस तरह के दें। जैसे कि अगर आप स्टूडेंट नेम लिखना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट नेम विल बी द नेम ऑफ वेरिएबल, दैट्स फाइन। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मार्क्स लिखना चाह रहे हैं या आप परसेंटेज, रिज़ल्ट, ग्रेड लिखना चाह रहे हैं तो उसको आपने सेंड कर दिया फ़ोन नंबर से, फ़ोन नंबर, और उसमें आप लिख रहे हैं ग्रेड, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये टोटली रॉन्ग आ जाएगा। यानी आप जिस तरह का डेटा उसमें इस्तेमाल करें ना, वेरिएबल नेम भी बिल्कुल उसी तरह से देना चाहिए। आप जैसे कि यहाँ पर अगर आपने एक पर्सन ने सैलरी वेरिएबल जो है, उसकी वेरिएबल के सैलरी नेम का वेरिएबल या सैलरी का डेटा उसने स्टोर करना है, तो बेटर है कि वो उसको वेरिएबल नेम क्या दे, या तो वेजेस, ठीक है, या फिर सैलरी दे दें। ठीक है, इस तरह से रिकॉग्नाइज़ करना आसान हो जाएगा ना, आप वेरिएबल को लोकेट कर लेंगे। क्योंकि जिस तरह से हम अक्सर फाइल्स कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो हम डॉक्यूमेंट्स वर्ड में टाइप करें, जब सेव करते हैं तो हम अपने नेम से सेव कर लेते हैं, टाइप सेव कर लेते हैं, ताकि उसको रिकॉग्नाइज़ करना आसान हो। या उसके जो फर्स्ट कीवर्ड्स होते हैं, जैसे असाइनमेंट है, असाइनमेंट नंबर 1, तो असाइनमेंट नंबर 1 करके हम उसको सेव कर लेंगे। तो वो वेरिएबल को लोकेट करना, वेरिएबल को सॉर्ट करना, वेरिएबल को सर्च करना, यानी आपके पास देखिए ना लिस्ट बहुत सारी होती है वेरिएबल्स, मतलब फाइल्स की लिस्ट बहुत सारी होती है। इस तरह किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स, यू हैव अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स देयर, जिसको आपने रिकॉग्नाइज़ करना होता है, सॉर्ट करना होता है, किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर यूज़ करना है, उसके अंदर वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशंस करनी है। तो हमेशा आप जो वेरिएबल का नेम है वो उसकी टाइप से रिलेट कर रहा हो, इस तरह का दें। प्लस कंसाइज वेरिएबल नेम होना चाहिए। कंसाइज होता है यानी ना बहुत लेंथी हो, ना टू शॉर्ट हो, जिसको आप लोकेट ना कर सकें, सॉर्ट ना कर सकें, सर्च ना कर सकें। बहुत लेंथी वेरिएबल नेम देंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा उसको मेमोराइज़ करना, ठीक है, उसको यूज़ करना, कहीं पे भी, कहीं पर लिखना, कहीं पर उसका रेफरेंस देना। और बहुत शॉर्ट होगा तो वो भी आपके पास एक कीवर्ड के तौर पे आ जाएगा, यानी उसको भी लिखने में, उसको भी एलोकेट करने में यू विल फाइंड डिफ़िकल्टीज़। तो बेटर है कि आप इस तरह का नेम दें जो एक प्रॉपर फॉर्मेट हो, जैसे कि माई फाइल, गुड बुक, फाइल डेटा, फाइल बैग, ठीक है, या फिर आप मार्क्स कर लें। अक्सर जैसे रिज़ल्ट बनाते वक्त हम जो एक्सेल की शीट्स बनाते हैं उसमें जो कॉलम का नेम्स होते हैं वो ना तो टू लेंथी होते हैं ना टू शॉर्ट होते हैं। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपने ये रूल्स फॉलो करने हैं, ठीक है, ताकि आपको उसको समझना ईजी हो जाए। तो आई होप सो कि मेरी वीडियोस वेरी हेल्पफुल होंगी। मैंने आपको आज के लेक्चर में डेटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स बताई हैं, ठीक है, और उससे पिछले लेक्चर में हमने डेटा टाइप्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स की थी। तो स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली जो है हम सी लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। देखिए ना, प्रोग्रामिंग जो है सिर्फ प्रैक्टिकल काम नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल भी तब होता है जब आप उसकी थियोरेटिकल बैकग्राउंड जानते हो। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम लिख लें, लेकिन जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि फ़र्स्ट लाइन के अंदर जो कीवर्ड यूज़ हो रहा है, जो कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, जो स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, उसको हम कहते क्या हैं, उसका नाम क्या है, उसको किस तरह से टाइप करना है, उसको शिफ्ट के साथ यूज़ करेंगे तो क्या उसका होगा, ठीक है, अगर हम अल्फ़ाबेट्स को अपर केस में यूज़ करेंगे तो उसका क्या पर्पज़ होगा, तो अगर हम स्मॉल लेटर्स में यूज़ करेंगे तो उसका क्या पर्पज़ होगा। तो जब तक हमें ये नहीं पता होता हमारे पास एरर्स ही आते रहते हैं।
तो जब आप चाहते हैं कि आप एक स्मूथ प्रोग्रामिंग करें, यानी उसमें एरर्स ना आए, तो आपको उसकी कुछ बेसिक्स जो है ना वो सीखने की ज़रूरत है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से मैं आपको करवा रही हूँ, एक एक चीज़ इसलिए बता रही हूँ। हर प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम सिंपल से कम्प्लेक्स प्रोग्राम के अंदर ये यूज़ होती हैं आपके पास, ताकि आपको जो आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें उसमें कोई एरर ना हो। क्यों? क्योंकि C++ लैंग्वेज के अंदर बेसिक क्या है कि ये केस सेंसिटिव है, यानी स्मॉल ABC में लिखना है, बड़ी में लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। कहीं पर अंडरस्कोर लगाना है, आपने डैश लगा दी है तो एरर आ जाएगा। साइंटेक्स में स्लैश लगानी थी, 2 स्लैश लगा दी है तो एरर आ जाएगा। कहीं डॉट लगाना है, कॉमा लगा दिया है तो एरर आ जाएगा। मीन्स इट्स वेरी वेरी सेंसिटिव टू इट्स फॉर्मेट, यानी जो फॉर्मेट जिस मकसद जिस फंक्शन को आप कर रहे हैं उसको जो फॉर्मेट दिया गया, अगर वो प्रॉपर्ली नहीं लिखेंगे तो आपके पास एरर्स आ जाएंगे और आपका प्रोग्राम बहुत मुश्किल से एक्सिक्यूट होगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन ज़रा ध्यान से करनी पड़ती है, यानी आपको पहले फुल जो है इसका नॉलेज हो कि कौन कौन सी चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है, वेरिएबल्स को किस तरह से यूज़ करना है, कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से नेम्स आपने लिखने हैं, तो ही आप बेटर तौर पे प्रोग्रामिंग कर सकेंगे। तो आई होप सो कि मेरी ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। काइंडली इस पर कमेंट्स जो हैं वो लीव किया करें, ठीक है, लाइक करें। बेसिकली चैनल का नेम ही जो है ना आपके पास एजुकेशन एंड क्रिएटिविटी, तो इट इंक्लूड बोथ वीडियोस ऑफ क्रिएटिविटी एंड एज वेल एज फॉर एजुकेशन। तो अभी हम जो हमारा फॉर्मेट चल रहा है वो है C++ लैंग्वेज का। तो मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कीप आस्किंग मी द क्वेश्चंस इन कमेंट सेक्शन, ठीक है। अच्छे कमेंट्स छोड़ें और बेशक क्रिटिसाइज़ भी करें, बट योर अटेंशन शुड बी टू आस्क द क्वेश्चंस फॉर लर्निंग पर्पस। ओके, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।